अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड की थी कि भाई आप इसके ऊपर डू पॉलिटिक्स की एक नई वीडियो आई है जो आसाम के अंदर रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उस इंसिडेंट की वीडियो के ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ है। तो असल जो बात है, असल हकीकत जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप ज़रूर इस पर रिएक्शन दीजिएगा। तो उनके कहने के ऊपर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डू पॉलिटिक्स की आसाम के ऊपर जो रिसेंटली वाकया हुआ है उसके ऊपर, ये स्टोरी के ऊपर ये वीडियो है। आइए चलते हैं, देखते हैं और पता करते हैं यार कि असल में हकीकत थी क्या। It is not today. Right from 1983, people are getting killed in that area. Recently also there are happenings. Who has instigated? How these people could carry lathi, dao, everything? I think you cannot demean government of Assam by one with 6 to 30-second video. You have to see what was before that and you have to see what was after that. नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। सरकार के हजारों बीघा जमीन पर 800 अवैध परिवार सालों से रह रहे थे। हिमांता जी का बुलडोजर आया, सारे अवैध ढांचे तोड़े गए, जिसमें 4 मजहबी स्थल भी शामिल थे। पुलिस पर हमला हुआ, गोली चलानी पड़ी, एक आदमी मर गया, रवीश रोने लगे। वहीं बिहार के सीवान और किशनगंज में हाईकोर्ट के आदेश पर जगह जगह अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसे कुछ वामपंथी बिहार का बैकडोर एनआरसी बता रहे हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार जिस तरह से अपने राज्य को घुसपैठियों से सुरक्षित कर रही है वह प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री के अनुसार असम की 27,000 एकड़ जमीन, जी 27,000 एकड़ जमीन 2-3 हजार परिवारों द्वारा कब्जा की जा चुकी है, जो कि मूलतः मंदिरों की जमीन है। कब्जा करने वाले मूलतः किस मजहब और किस देश के हैं, यह अनुमान लगाना कठिन कार्य नहीं है। इस वीडियो को आपने देखा जहां लगभग 4500 बीघा सरकारी जमीन पर 800 परिवार अवैध रूप से रह रहे थे। उन्हें हटाने के लिए सिपाझार दर्रंग के प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया, फिर उनके ना हटने पर दल बल के साथ पहुंची। सुरक्षा बलों के साथ प्रशासन को देखकर अवैध लोग ज्यादा खुश नहीं हुए। उन्होंने पुलिस समेत अन्य सुरक्षा कर्मियों पर लाठी, डंडे, रॉड, दाव, धारदार हथियार होता है, और पत्थरों से हमला कर दिया। कुछ तस्वीरें बाद में सामने आई जो फोटो ही थे। इसमें एक व्यक्ति पर कई लोग हमला करते दिखे। फोटो सिर्फ एक फ्रेम होता है, उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ यह बताने वाला कोई नहीं होता। वस्तुतः वामपंथी कीड़ा उसके पहले की घटनाओं को छुपा जाते हैं कि उस व्यक्ति ने 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, उन पर आक्रमण किया था। चूंकि ट्विटर पर वीडियो आया हो, उसमें कुछ फ्रेम में पुलिस बर्बर दिख रही हो, राज्य में भाजपा की सरकार हो, वीडियो के चंद क्षणों में पिटने वाले खास मजहब के हो, तो प्रोपेगेंडा बनाना तो बनता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर है। वामपंथी और वामपंथनों के ट्विटर हैंडल तो ऐसे समीकरणों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें ट्वीट टाइप भी नहीं करना पड़ता। उनके कीबोर्ड का प्रेडिक्टिव इनपुट, जिसमें आप पहला शब्द लिखेंगे तो अगला बताता जाएगा, इतना सशक्त और तार्किक है कि वो असम लिखते हैं, बाकी का काम इनके फोन का प्रोसेसर, इनके द्वारा पढ़े जा रहे पोर्टलों, देखे जा रहे वीडियो, रिट्वीट किए गए ट्वीटों आदि के आधार पर पूरा ट्वीट कुछ इस तरह से लिख देता है। असम की भाजपा सरकार ... ऐसा ही दिखता है हिंदू राष्ट्र, जहां एक अल्पसंख्यक को 7 पुलिस वाले घेर कर मारते हैं। गरीब विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, फांसीवादी सरकार का सत्य यही है। देख लीजिए। इसे अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अगर ट्विटर पर चेक करें तो इनके गिरोह के सारे सदस्य लगभग एक ही शैली में असम, भाजपा, फांसीवादी, अल्पसंख्यक, पुलिस, हिंदू राष्ट्र, इनको दाहिने बाएं सजाकर एक ही बात लिखते हुए नजर आते हैं। रवीश कुमार ने जो लिखा है वो अगर नेत्रहीन लोग सुन लें तो अचंभित हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति 1 मिनट 12 सेकंड के वीडियो का शब्दशः चित्रण 4 मिनट में कैसे कर सकता है। रवीश ने वही किया है।
रवीश राउडी राठौर के अक्षय कुमार की तरह एक पोस्ट में वीडियो को प्ले पॉज करते दिखता है। वो बताता है कि क्या चल रहा था। इस बताने में रवीश न तो यह बताता है कि उस 1 मिनट 12 सेकेंड के पहले क्या हुआ, न यह कि उसके बाद क्या हुआ। वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके एजेंडे में वो फिट नहीं बैठेगा। वो यह नहीं बता पा रहा कि उसी जगह पर मुख्यमंत्री हिमांता के अनुसार, स्थानीय मीडिया के खबरों के अनुसार, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए लोग एक दूसरे की हत्या करते रहे हैं। रवीश यह नहीं बताएगा कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने वाले कौन हैं और क्यों हैं। रवीश यह नहीं बताएगा कि इसी तरह से मंदिरों की भूमि कब्जा की जाती है और बाद में वो किसी खास मजहब के किसी खास संस्था की संपत्ति बन जाती है, जिसे पिछली सरकारों ने इतना संरक्षण दे रखा है कि उसका निपटारा कोर्ट में भी नहीं हो सकता। जी, रवीश यह लिखना भूल गया कि वो किसी के बाप की जमीन नहीं थी, खास करके घुसपैठियों के बाप की तो बिल्कुल नहीं थी। रवीश यह लिखना भूल गया कि इसी कारण से एनआरसी और एनपीआर दोनों ही आवश्यक है। रवीश यह लिखना भूल गया कि पूरी घटना 1 मिनट 12 सेकंड की नहीं है, बल्कि 3 दिनों की है, जब प्रशासन ने अवैध परिवारों से बात करके तय किया था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जगह को छोड़ देंगे। वो जब हटाने गए तो उनके ऊपर हमला हुआ। लोगों ने धारदार हथियारों से पुलिस के ऊपर हमला बोला। दर्जन भर के लगभग पुलिसकर्मी घायल हुए। उनका विवरण मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वर्दी पहनने वालों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। उनकी जाति राष्ट्रीयता होती है और धर्म संविधान। इसलिए उनके मरने या घायल होने पर रवीश बकलोली भरी कथा नहीं लिखता। आप देखिए कि रवीश के नाटकीयता से भरे पोस्ट के पहले क्या हुआ था, उसी के अंदाज में। पहले फ्रेम में दिखता है कि प्रशासन के लोग अवैध कब्जा करने वाले लोगों के नेता से बात करते दिखते हैं। उनके हाथ में कागज है, शायद उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी भूमि पर गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं उनसे जमीन वापस ली जाए। स्थानीय नेता प्रशासन की बात मानते दिखते हैं, जहां वो स्वीकार करते हैं कि पुलिस को कोई परेशानी नहीं होगी। दृश्य बदलता है, कैमरा घूमता है और आप वाइड एंगल शॉट में देखते हैं कि एक गांव जैसी कोई बसावट है, जिसमें सैकड़ों घर हैं, 3 मस्जिद हैं, एक मदरसा है। ये वही जगह है जो अवैध है। आप वस्तुतः मंदिर की धरती पर मस्जिद देख रहे हैं। ये भारत में ही संभव है। पुलिस को कदाचित इस शांतिपूर्ण तरीके से स्थान खाली करने वालों की असलियत और उनके शांति प्रस्ताव का अर्थ पता है। अतः वो दंगारोधी कपड़ों और अन्य सामानों से सुसज्जित है। उनके पास बुलडोजर है। पुलिस आगे बढ़ती है, कैमरा भी आगे बढ़ता है। अचानक ही हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग हाथ में धारदार हथियार, रॉड, डंडे, पत्थर आदि लेकर पुलिस पार्टी पर हमला बोल देते हैं। अचानक से ऑडियो में एक बदलाव आता है। पत्थरबाजी के स्वर तीव्र उठते हैं। पुलिस कर्मियों के हाथों में रक्त दिखने लगता है। किसी के पैर में कोई चाकू लग गया है, किसी का कंधा घायल हो गया है। भीड़ मजहबी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही है। पुलिस अभी भी फायर नहीं करती। पुलिस को पता है कि भले ही अवैध है, विदेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन उनके मानवाधिकार है। जब तक उनकी जान पर नहीं बनाती वो गोली नहीं चलाते। अचानक से एक पुलिसकर्मी की वर्दी में एक लंबा निशान उभरता है। खाकी वर्दी पर लाल रेखा पतली से मोटी होती चली जाती है। वो संविधान की रक्षा करते हुए गिर जाता है। उसके साथी उसे उठाते हैं। भीड़ को लगता है कि उनकी जीत होने वाली है, क्योंकि पुलिस गोली नहीं चलाती। भीड़ और भी उग्र हो उठती है, क्योंकि भीड़ को पता है कि किसी स्टूडियो में बैठा एंकर उसके लिए नैरेटिव चलाएगा। वामपंथ ने उसके लिए खून भरी कलम से ट्वीट लिखेंगी। मजहबी कुंठा और कट्टरपंथ में सराबोर लोग उनके लिए 3 दिन की घटना में से सिर्फ 1.25 मिनट की एक क्लिप निकालकर चर्चा करेंगे कि कैसे फांसीवादी सरकार की फांसीवादी पुलिस आपातकाल पैदा कर रही है, अल्पसंख्यकों को सता रही। इसी आत्मविश्वास से भरी भीड़ 11 पुलिसकर्मियों पर गंभीर हमले करती है, घेर घेर कर मारती है। जहां यह सब हो रहा है वहां कैमरा तो है, लेकिन वो उसके व्यू फाइंडर में फिट नहीं बैठता। कुछ चीजें उसके पीछे घट रही हैं, कुछ दाहिने, कुछ बाएं। फ्रेम दर फ्रेम पुलिसकर्मी गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, एक भीड़ उन्हें खदेड़ रही है। लेकिन ये वह दौर नहीं है जब पुलिस मार खाकर लौट जाती थी, या जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने की जगह मैडम जी की किताबों में अच्छा दिखने के लिए कागजों पर रिपोर्ट भेजती थी कि अल्पसंख्यक बड़े कष्ट में है। मंदिर तो है ही, उसके पास इतनी बड़ी जमीन तो ऐसे ही खाली पड़ी है, इसमें गरीबों को रहने दे सकते हैं, इससे खतरा नहीं है। हिमांता के दौर की पुलिस अब बुलडोजर को आगे बढ़ाती है, हवाई फायर करती है। कैमरे के फ्रेम में नीलापन लिए हुए धुआं दिखने लगता है। अब गोलियों के चलने की आवाजें हैं, लेकिन इन स्वरों के साथ हमें वो ध्वनियां भी प्रबल होती सुनाई देती हैं, जिसमें एक भीड़ को यह याद आता है कि कोई उन पर गोली कैसे चला सकता है। वो तो शांति प्रिय समुदाय से आते हैं। वो और उग्र हो उठते हैं, लेकिन पुलिस इस बार पीछे जाने की जगह अपने बचाव में गोली चलाना जारी रखती है।
इसके बाद अपवाद स्वरूप एक व्यक्ति जो लुंगी और गंजी में था, उसके लिए रवीश ने जो प्रेम पत्र लिखा है वो मारा जाता है। अगर उसने प्रशासन के अनुरोध के बाद घर खाली कर दिया होता तो वो जीवित होता। उसने सोचा कि हिंदुओं के मंदिर की जमीन तो 800 सालों से उनके उपयोग के लिए ही बनी है, उनसे कोई कैसे हटवा सकता है? जो हटाने आया वही गलत है। इस चक्कर में वो भीड़ में सम्मिलित होकर अपनी पहचान भीड़ में गौण हो जाने की आस लिए दंगाई बन जाता है। वो यह भूल जाता है कि केस भीड़ पर अवश्य बनता है, लेकिन गोली दंगाई भीड़ को नहीं, दंगाई व्यक्ति को ही लगती है। उस व्यक्ति का हत्यारा रवीश जैसे लोग ही हैं जो उसके हर अवैध कार्य को उसके नाम और मजहब के कारण वैध बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन वामपंथियों के गिरोह ने इन अवैध लोगों को, इन घुसपैठियों, इन अपराधियों को सालों से यह समझा दिया है कि वो प्रशासन, कानून और न्यायिक व्यवस्था ही नहीं, राष्ट्र के संविधान और उसके प्रावधानों के वृत्त से बाहर है। कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि उनको छूने वालों की नौकरी चली जाएगी, सरकार गिर जाएगी और मीडिया में थू थू होगी। इससे अश्लील और क्या हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो किसी मंदिर की भूमि पर न सिर्फ कब्जा किए बैठे हैं, बल्कि वहां हो रही हत्याओं के अपराधी हैं, राष्ट्र की अखंडता को तोड़ने के लिए शिक्षा ले रहे हैं और प्रशासन को अपनी संख्या बल की धमकी देते हैं। कोर्ट ने जब कह दिया है कि उन्हें खाली करना होगा, तो फिर संदेह कैसा? क्या सरकार का यही काम रह गया है कि बाहर से लोगों को कोई एक पार्टी देश में घुसपैठ कराए, उन्हें यहाँ के सत्यापित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए, तो उनकी पहचान सुनिश्चित करने की जगह उन्हें दामाद बनाकर पालता रहे? समस्या यह है कि न्यायपालिका कह रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालो, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस पर कार्य करने हेतु आगे बढ़ती है और तब बिकी हुई मीडिया नौटंकी शुरू करती है। एडवोकेसी ग्रुप्स, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर, रिसर्चर, ऐसे विशेषणों से सुसज्जित नकारे लोग कट्टरपंथियों की एक भीड़ जुटा लेते हैं, सड़क जाम करते हैं और कहते हैं कि उनकी संख्या सांसदों की संख्या से ज्यादा है, इसलिए कानून वापस लो। कानून वापस लेने का दबाव किसी तर्क के बल पर नहीं बनाया जाता। कानून वापस लेने का दबाव इस वास्तविकता के भविष्य में प्रतिफलित होने की संभावना पर बनाया जाता है कि हम तो सड़कों पर नाचेंगे, दंगा कर देंगे, हम तो इतने करोड़ हैं, हमें संभालोगे कैसे? योगी जी ने इन्हें संभालने का एक अच्छा मॉडल विकसित किया है। हिमांता जी को उसी से सीख लेकर अपने मॉडिफिकेशंस के साथ इस कैंसरकारी अवयव को समुचित ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऐसे वीडियो को देखने के बाद पुलिस के शीर्ष अधिकारी तो यही कहेंगे कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रशासनिक भाषा वही है। सामाजिक भाषा और तर्क यह होना चाहिए कि अवैध लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं होते। उनके हिस्से के मानवाधिकार भी तब खत्म हो जाते हैं जब वो हाथों में पत्थर और रॉड उठा लेते हैं। उनके लिए संवेदना मृत हो जाती है जब वो सरकार के लोगों पर हमला बोलते हैं। संवेदना उनके लिए है जो स्वयं भी संवेदनशील है। संवेदना उनके लिए है जो गरीब है और सरकार के जमीन पर रहकर सरकार को धमकी नहीं देते। ऐसी स्थिति में जो विदेशी हैं पहले उनको छत दी जाए या फिर भारतीय नागरिक है उनको। इस राष्ट्र में एक विचित्र प्रचलन है कि अवैध लोग, घुसपैठिए, अपराधी की अवैधता, घुसपैठ और अपराध को भुला दिया जाता है। उन्हें उनकी मजहबी पहचान में समेट कर यह कहा जाता है वो तो फला मजहब के हैं, इसलिए भाजपा सरकार उन्हें सता रही है। एक बात बताइए कि आखिर सरकार अपनी धरती पर किसी व्यक्ति को क्यों बसने दे, खासकर उन्हें जो कट्टरपंथी हैं और जिनका जीवन ही शर्जील इमाम जैसों के नॉर्थ ईस्ट को काटकर अलग कर देने के लिए समर्पित है। 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए फैले हुए इस देश में। ये वहां की यानी बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का 15.3% है, यानी छठा हिस्सा। और भारत की तथाकथित अल्पसंख्यक आबादी के आधिकारिक आंकड़ों से चले तो यह संख्या लगभग 12.5% हो जाती है। ये वो अनजान लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। ये वो अनजान लोग हैं जो बिना कागज के पहचानहीन रहना चाहते हैं ताकि अपराध करें तो भी कार्रवाई ना हो। इनका ना कोई डेटा है, ना कोई सिस्टम है इन्हें जानने का, बस संख्या पता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल और असम में रह रहा है। बंगाल पर तो खैर बोलना ही क्या, जब भाजपा ने अपने चुनावी रैलियों में और सभाओं में नहीं बोला, मैं क्या बोलूं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अवैध लोगों की पहचान सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। अवैध घुसपैठिए चाहे रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्हें न सिर्फ चिन्हित करके राज्यों से बाहर करना चाहिए, बल्कि डिटेंशन कैंप में डालकर उनके देश के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद वापस ले जाने को विवश करना चाहिए। हमें यहाँ मजहबी कट्टरपंथियों की एक फौज नहीं चाहिए जो किसी स्लीपर सेल के एक्टिव होने की प्रतीक्षा करे और एक दिन राष्ट्र की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो जाए। वहीं बिहार के 2 जिलों सिवान और किशनगंज में पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि जिन्हें भी कोई बाहरी व्यक्ति दिखे
जो संदिग्ध हो वो उस इलाके का ना हो, उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। इस पर कई मजहबी संस्थाएं और तथाकथित एक्टिविस्ट ये कहते फिर रहे हैं ये तो बिहार में बैकडोर एनआरसी की प्रक्रिया है, जबकि न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि ऐसे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और राज्य सरकार को आम लोगों में जागरूकता फैलाकर उन्हें डिपोर्ट करना चाहिए। ऐसे टुटपुंजिया एक्टिविस्टों का कार्य बस इतना है कि वो किसी तरह 2-4 फैशनेबल शब्दों को अपने लेखों और बयानों में डाल दें ताकि लगे कि आदमी गंभीर बातें कर रहा है, जबकि वो बातें बकलोली में ही वर्गीकृत की जा सकती हैं। बैकडोर एनआरसी का मतलब है कि चोर दरवाजे से एनआरसी करवाई जा रही। यहां इनकी धूर्तता देखिए कि इन 2 शब्दों से इन्होंने न सिर्फ एनआरसी को डिस्क्रेडिट किया कि वो एक गलत कार्य है, बल्कि कोर्ट, संविधान, संसद की सामूहिक समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ऐसा कौन सा देश है जिसके पास अपने नागरिकों की संख्या, आंकड़ा और अन्य जानकारी नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं, कितने लोग वीजा पर हैं, कितने लोग शरणागत हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां कुछ वामपंथी इस चक्कर में हो कि अपने कार्यकर्ता तो अब रहे नहीं, किसी तरह से एक मजहब के उन्मादी लोगों को उकसाया जाए और अपना एजेंडा ठेला जाए? भारत वही एक देश है जहां ये एक्टिविस्ट यह दलील देते रहते हैं कि कागज बकरी खा गई, कागज तो अब्बू ने भी नहीं बनवाए। इस बार जब सिवान और किशनगंज में यह कार्य हो रहा है तब यह कहा जा रहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर रही है और सामाजिक दरारों को पाटने की जगह चौड़ा कर रही है। वास्तविकता यह है कि जिसे ये लोग सामाजिक दरार कर रहे हैं वो अब एक न पाटी जा सकने वाली खाई बन चुकी है। सच्चाई यही है, आप इसे स्वीकारें या न स्वीकारें आपकी अपनी समझ और एजेंडे पर निर्भर है। हर राज्य को ऐसे हर ढांचे को ध्वस्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर एक भी पत्थर उधर से चले तो उसे एक आतंकी कार्रवाई मानकर पुलिस को ऐसे हर अपराधी या अपराधी समूह पर गोली चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस पुलिस वाले का दरिंदे की तरह चित्रण किया जा रहा है उसके भी घर में बच्चे होंगे, पत्नी होगी, उसके भी मानवाधिकार है और उसके मानवाधिकार चोरों, डकैतों, आतंकियों और वामपंथी हत्यारों से अधिक प्राथमिकता वाले हैं। सिवान और किशनगंज की बातें करते हुए अल जजीरा में एक लेख छपा है, उसमें यह लिखा गया है कि जब से न्यायालय ने ऐसा आदेश निकाला है बिहार के 2.25 करोड़ मुस्लिम चिंतित हो गए। अमेरिका में बैठे एक वकील अमन वदूद के बयान का सहारा लेकर लिखा गया है कि अगर बिहार लोगों को चिन्हित करने लगे तो यह एनआरसी के उद्देश्य को सफल करने जैसा होगा, जहां नागरिकों को सताया जा रहा है, एनआरसी के माध्यम से उनका उत्पीड़न हो रहा है। अमन वदूद अमेरिका से बैठकर चोंचलेबाजी कर सकता है क्योंकि वो यह भूल जाता है कि अमेरिका में विदेशियों को लेकर क्या नीति है। वहां के बॉर्डर पर क्या बिना किसी कागज के अंदर आने देते हैं? क्या वहां के नागरिकों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं? यह कहना कि एनआरसी का उद्देश्य साधा जा रहा है वापस उसी बात को कहने जैसा है कि एनआरसी तो गलत है क्योंकि हम अमेरिका में बैठे हैं और हम ऐसा मानते हैं। एक और पत्रकार तंजील आसिफ के नाम से इसी लेख में बयान छपा है कि इस क्षेत्र में लगातार बाढ़ आती रहती है, इसलिए सारे कागज बह जाते हैं उसमें। ऐसे में अगर कोई उनके खिलाफ संदिग्ध होने की शिकायत कर देगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तंजील आसिफ यह बता दे कि ऐसा कौन सा गांव है जिसके नागरिकों के रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, मुखिया के पास, प्रखंड और फिर जिला मुख्यालयों में संरक्षित नहीं किए जाते। इस तरह की बेकार दलील देना बताता है कि न्यायालय अपनी जगह सही है और इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए घुसपैठियों को इस देश में रखना चाहते हैं क्योंकि उनके नाम एक जैसे हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री इस राष्ट्र की आवश्यकता है। रवीश चाहे जितने विस्तार से वीडियो के फ्रेम की चर्चा करे, उसका सत्य यही है कि वो सिर्फ 1.25 मिनट का वीडियो देखकर पूरी सरकार और प्रशासन को घटिया बता रहा है, लेकिन इस बात से वो कन्नी काट लेता है कि उसके पहले और बाद में क्या हुआ। रवीश को यह याद रखना चाहिए कि बंगाल में टीएमसी के दौर में 150 हत्याएं और सैकड़ों हत्या के प्रयासों पर वो चुप रहा है। तब उसका राउडी राठौर वाला फॉरवर्ड, रिवाइंड और पॉज करने वाला मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। उसके पास हावड़ा में रहने वाले संघ के कार्यकर्ता वीर बहादुर की वो कहानी नहीं होती कि जब वो घर से बाहर जा रहा था और नाले के पास एक बाइक सवार उसकी पीठ में पिस्तौल सटाकर गोली मार देता है। उस सड़क पर गिर जाता है लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आता क्योंकि वो फलाने टीएमसी नेता का इलाका है। उसके शरीर से रक्त बहता रहता है, किसी तरह कोई हिंदू उसे देखता है और अस्पताल ले जाता है, फिर उसे केस वापस लेने की धमकियां दी जाती। रवीश अपने प्राइम टाइम में तो छोड़िए, फेसबुक पर भी उन लोगों को स्थान नहीं देता जिनकी लाशें पेड़ों से लटकी हुई मिलती रही, नदी में तैरती हुई मिली, कटीले तारों से बिंधी हुई मिली या फिर जिनके गर्दन काटकर फेंक दिए गए, बिजली के खंभों से लटका दिए गए। रवीश ने कभी भाटपाड़ा में पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग पर नहीं लिखा जिसमें कई लोग मारे गए, दसियों घायल हुए। वहां बम एक तरफ फेंका गया और फायरिंग उधर हुई जहां हिंदू लोगों का बाजार था। मैं मिला हूं उन लोगों से, उनकी व्यथा मैंने सुनी है, मैंने उन माओं को रोते देखा है, मैंने उन पिताओं को टूटते देखा है,
वैधव्य के भार से टूटती नवयुवतियों से बात की है जिसकी शादी के कुछ ही सालों बाद युवा पति को टीएमसी के राज्य में मार दिया गया क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। इसलिए हिमांता बिस्वा शर्मा को चाहे कितना भी खींच कर नीचे लाने के प्रयास कर लो, आम जनता उसके साथ है। असम ही नहीं, पूरे भारत की राष्ट्रवादी जनता उसके साथ है। पूरा वामपंथी गैंग कुत्तों की तरह उन्हें नोचने की कोशिशें करता रहे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वामपंथी गिरोह को भले ही लगता हो कि उसके एक वोट का मान 1 करोड़ लोगों के बराबर है और उसके लेख लिखने से सत्ता बदल जाती है, परंतु सत्य यह है कि अपने घर की डिनर के टेबल पर बैठा बच्चा भी उसे माँ बहन की 2 गाली और अंग्रेजी में फक यू डैड या वामपंथन हुई तो फक यू बिच कहकर निकल जाता है। ये लोग राष्ट्र की राजनीति कैसे चले वो तो ना ही तय किया करें। नमस्कार। तो गाइस ये थी वीडियो यार डू पॉलिटिक्स की। इन्होंने जो बात की वो आसाम के ऊपर थी। आसाम की एक रिसेंटली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, पूरी दुनिया में देखी गई, जिसमें पुलिस जो है एक बंदे को मार रही है और वो उस बंदे की लाश पड़ी हुई है। इस वीडियो में इन्होंने बैकग्राउंड बताया उस वजह का, और कुछ 3-4 दिन से जो वाक़यात पेश आ रहे थे, जो आसाम की रियासत इक़दाम उठा रही थी, उसके बारे में इन्होंने बताया। और मेरे ख्याल में NDTV के कोई एंकर है, उनके बारे में शायद ये लगे हुए थे, इन्होंने बात की। बात ये है असल में, देखें आसाम का जो भी इशू है वो इंडिया का अंदरूनी मसला है, ठीक है। इंडिया के अंदर उनका अंदरूनी मसला है। किसी किस्म की भी अगर वो NRC करते हैं, CAA करते हैं, बाहर से किसी भी मुल्क को मतलब उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी देने की पहली तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक हो गया। दूसरी बात अगर बात करें इस वाक़ये की, जिस तरह इन्होंने बताया कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर इनको नोटिस दिया गया, उसके बाद इनके ऊपर ऑपरेशन किया गया और कुछ जगह कुछ घर गिराए गए, कुछ मस्जिदें गिराई गई, कुछ मदरसे गिराए गए जो कि गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर थे। और देखें ये बात करना है कि वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है और मतलब बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी को अक्सर लोग, ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के नज़र से देखा जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस वजह से उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि भाई वहाँ पे भी सरकार जो है आसाम में, जिस तरह इन्होंने बताया CM जो है वो बीजेपी के हैं, तो उन्होंने कोई भी वहाँ पे इक़दाम उठाना है तो हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात की जाए इस तरीके से, देखें दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर जब गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर आप कब्ज़ा करते हैं, इस तरीके से कोई मजहबी जगह बना देते हैं, उससे मंदिर बना देते हैं या मस्जिद बना देते हैं या चर्च बना देते हैं या कोई और इबादत खाना बना देते हैं, तो उसको तोड़ने में जो है वो फसाद तो होगा, लेकिन वो गैर कानूनी है भाई। जब गैर कानूनी है, जब हुकूमत क्यों, आपको पता है, उन लोगों को पता है कि भाई हुकूमत की ज़मीन है, इसके ऊपर नहीं बना सकते आप। अगर आप रह रहे हैं तो वो भी गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, और इसके ऊपर मदरसा मस्जिद बनाना भी गैर कानूनी है। कल हुकूमत ने आके तोड़ देना है, जब तोड़ेगी तो फिर फसाद होगा और पूरा मुल्क इसका तमाशा देखेगा जो यहाँ पे हुआ। और बात इन्होंने की कि भाई जिस शख्स को मारा गया एहतजाज के दौरान, देखें वीडियो जो इन्होंने दिखाई, वाकई उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि हज़ारों की तादाद से पुलिस वाले हैं और हज़ारों की तादाद से वो लोग हैं जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब इस तरह का हमला होगा पुलिस वालों के ऊपर भी, वो भी आखिर यार अपना दिफा तो करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, किसी न किसी हवाई फायरिंग करेंगे। इतने बड़े प्रोटेस्ट के अंदर, इतने बड़े क्लैश के अंदर एक आध बंदा तो मर ही जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो इनकी बात मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट की रेट कायम होनी चाहिए आपके मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी देखें गैर कानूनी तौर पे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कराची के अंदर रिसेंटली रेलवे का एक मंसूबा इन्होंने, लोकल गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि भाई जो पुरानी रेलवे कराची में चल रही थी उसको बहाल करने के लिए। तो उसके लिए क्या, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ऑर्डर दिया, उसके अच्छा लोगों ने क्या किया था, जो रेलवे की ज़मीन थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अब वहाँ पे कब्जा की सूरत क्या थी, वहाँ पे कब्जे की सूरत ये थी कि भाई कुछ घर बना दिए लोगों ने, कुछ अपार्टमेंट बना दिए, कुछ बिल्डिंग्स बना दी और कुछ जो है वो मस्जिद बना दी। यकीन आप माने, नाले जो होते हैं, मतलब जो किसी भी सिटी के बड़े बड़े नाले होते हैं, सेवरेज का सिस्टम होता है, उसके कोनों के अंदर उस नाले की ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने मस्जिदें बना दी, ठीक है, साइड में कब्जा करके। आप यकीन माने जिस टाइम गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट ने गिराया, लोगों ने इसी तरीके से एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने डंडे मार के उनको भगाया भाई कि यार मस्जिद है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ये नाला जा रहा है और तुमने साथ में कब्जे करने के लिए एक मस्जिद का नाम दे दिया कि कल इसको गिराने के लिए जब आएँ तो हज़ारों लोग आ जाएं, वो बोलें यार हमारे मजहबी जज्बात जो है वो उबारे जा रहे हैं,
तो बात ये है कि अव्वल तो बात ये है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर इनलीगली कोई भी ऐसी इबादत खाना नहीं होना चाहिए कि जिससे कल फसाद हो। अगर आपको इतना ही शौक़ है, मैं समझता हूँ कि आपको मस्जिद बनानी है, यार आप पैसे जमा करें कम्युनिटी में, मुसलमान सारे एक जगह ख़रीदें, वहाँ मस्जिद बनाएं, कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन हुकूमत की ज़मीन के ऊपर आप मस्जिद बनाएं या मंदिर बनाएं, देखें मैं इस बात को बिल्कुल भी एग्री इस बात से भी नहीं करूँगा कि आप गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर मंदिर भी बनाएं, ठीक हो गया। क्योंकि कल मंदिर भी जब गिराया जाएगा, गवर्नमेंट देखें किसी की नहीं होती, गवर्नमेंट के अंदर ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई क्रिश्चियन होता है, वो पूरे मुल्क की तर्जुमान होती है, उसने मुल्क के एसेट्स को देखना होता है, ठीक हो गया। वो ना हिंदू के ऊपर आसरा करेगी, ना वो मुसलमान के ऊपर करेगी, ना वो क्रिश्चियन के ऊपर करेगी। हुकूमत देखेगी भाई हमारा फ़ायदा क्या है, हमारी ज़मीन है गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, इसके ऊपर अगर मस्जिद है तब भी तोड़ो, अगर मंदिर है तो तब भी तोड़ो, अगर चर्च है तो तब भी तोड़ो। क्यों? गवर्नमेंट की जब कानूनी तौर पे गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो उसके ऊपर किसी तरीके का इबादत खाना बनाना ही बेवकूफ़ी है। और जिन्होंने बनाया और तोड़ने के बाद जो है, चले गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले आपको नोटिस दिया होगा 1 महीना 2 महीने 4 महीने पहले कि भाई आप जो है जगह को खाली करें। जब तक आपने खाली नहीं किया तो वब तक फिर गवर्नमेंट जो है वो आके इक़दाम तो करेगी। अच्छा, दूसरी बात, मैं अगर इस बात वीडियो की बात करूँ तो इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गैर कानूनी तौर पे रहते हैं, जिनको अगर बाहर निकाला जाए तो फिर वो मजहबी कार्ड खेल जाते हैं कि बोलते हैं यार मतलब हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को जो है दीवार से लगाया जा रहा है। तो देखें, कोई भी मुल्क जो है वो अपने मुल्क के अंदर गैर कानूनी महाजिर लोगों को तस्लीम नहीं करता। आप रिसेंटली देख लें यार, पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल अच्छे तरीके से शायद दे सकता हूँ, आपको शायद समझने में भी शायद थोड़ी बहुत आसानी हो। पाकिस्तान के अंदर कुछ अर्सा पहले जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद आई थी अफ़गान महाजरीन की। अफ़गान महाजरीन जब पाकिस्तान में आए, कुछ लोगों को पाकिस्तान ने नेशनलिटी दे दी और कुछ लोगों को अभी तक तकरीबन 45 साल होने वाले हैं उनके, किसी के 40 साल उनको नेशनलिटी नहीं दी, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने इतने ज़्यादा बर्डन लोगों का नहीं उठा सकता। जिस तरह इन्होंने बताया कि 12% लोग गैर कानूनी तौर पे रहते हैं, जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे होता है डोमिसाइल PRC XYZ, मतलब जो कानूनी होता है जिससे आप शरीयत अपनी कानूनी तौर पे मनवा सकते हैं। और फिर इन्होंने बताया कोर्ट की अल जज़ीरा के 2 उनको राइटर्स को, जिनके इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने लिखा अल जज़ीरा के अंदर कि भाई बाढ़ आती है, पानी में कागज़ बह जाते हैं। चले मैं समझता हूँ कागज़ बह गए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन हुकूमत के डेटाबेस में तो आपका होगा ना यार डेटा, जो कि कागज़ की ज़रूरत नहीं होती हुकूमत को। हुकूमत के लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर आपका डेटा सेफ होता है, ठीक हो गया। तो हुकूमत के पास तो होता है ना यार। अब देखें, अगर मैंने अपना, जैसे आधार कार्ड होता है इंडिया में, यहाँ NIC होता है, नादरा का कार्ड होता है, तो नेशनलिटी के लिए जो यहाँ यूज़ किया जाता है, अगर मेरा गुम जाए, मैं किसी भी पाकिस्तान के नादरा मेगा सेंटर में जाऊँगा, भाई बोलूँगा मेरा ये FIR नंबर है, मैंने FIR कटाई है, भाई आप मेरा नादरा कार्ड बना के दो, तो वो बना के देंगे, क्योंकि उनके पास मेरा डेटा सेफ होगा कंप्यूटर में। अब मेरे घर में तूफ़ान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये तो लॉजिक ही नहीं बनती ना, ये तो मतलब बन वाली बात है। अच्छा, एक और बात जो इस वीडियो के मुतालिक मैं कहना चाहूँगा, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर गैर कानूनी तौर पे कोई भी रहता है, हुकूमत का उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना, उसके ख़िलाफ़ अगर लोग आएंगे, लोग उस प्रोटेस्ट करेंगे, और इस तरीके का प्रोटेस्ट जिसमें लाठी डंडे मार पिटाई शुरू होगी, तो फिर लाजमी सी बात है एक ना एक जान तो चली जाती है, ठीक हो गया। लेकिन अब देखें, दूसरी बात यह है कि मरना किसी का प्रोटेस्ट के अंदर नुकसान है, जानी नुकसान है, गलत है, जो भी है, लेकिन दोनों तरफ से पुलिस ने अपना काम किया जो कि बिल्कुल सही, मतलब राइट वे में थे, और जो कब्ज़ा माफिया थे, जिन्हें आप इमिग्रेंट्स भी कहते हैं, महाजिर भी कहते हैं, ठीक है, जो हिजरत करके आए वहाँ से, बांग्लादेश से, और फिर यहाँ पे आगे रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, और फिर पुलिस वालों को भी मार रहे हैं, अगर उनका नुकसान हो गया प्रोटेस्ट के अंदर तो उसकी वजह भी वो खुद हैं, जिस तरह इन्होंने वीडियो में बताया, ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जो बंदा मरा, ठीक है, पुलिस की गोली से मारा, उसकी लाश पड़ी है, मैं एक चीज़ मुझे जो खुद यकीन माने के अंदर से वो चीज़ बुरी लगी, उस बंदे की लाश पड़ी है और एक बंदा जाके उसको लात मार रहा है और दूसरा बंदा उसको मुक्का मार रहा है उसकी लाश के ऊपर, मतलब वही बंदा भाग के गया, उसको मुक्का मारा, लात मारी। यार जब मर गया बंदा तो फिर आप उसमें से क्या निकाल रहे हो, ठीक हो गया, वो चीज़ गलत थी। देखिए प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ से भी इन्होंने फायरिंग की होगी,
ठीक हो गया, वहाँ से भी डंडे और पत्थर और लाठियाँ और चाकू और जिस तरह उन्होंने बताया धारदार वो चला होगा, लेकिन मैं कहता हूँ मर गया एक बंदा, उसकी लाश पड़ी है, उसको जाके मारना जाना, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये तो मतलब आप इंसानियत से भी मतलब नीचे वाला काम कर रहे हो जो उसको मार रहे हैं। क्योंकि पुलिस वाले आप देखें उस वीडियो के अंदर जिस बंदे ने मारा, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, शायद मीडिया का कोई बंदा था वो, जिसने जाके बाद में उसको मुक्का मारा और उसके ऊपर चढ़ के मतलब गया जैसे वो कोई भेड़ बकरी है। तो पुलिस वालों ने उस बंदे को भी पकड़ा। और आज मैंने मीडिया के अंदर देखा था तो इंडियन पुलिस की स्टेटमेंट आई हुई थी कि भाई जिस बंदे ने लाश की बेहुरमती की है, लाश को ऊपर मतलब मारने की कोशिश की है, लाश को मतलब उसको ख़राब करने की कोशिश की, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए प्रोटेस्ट के दौरान मर जाना, दोनों तरफ से पत्थर लाठियाँ गोलियाँ आ रही हैं, उसमें मर गया और गैर कानूनी तौर पे था, तो मैं नहीं समझता कि इंडियन गवर्नमेंट को किसी चीज़ की जवाब देने की किसी को ज़रूरत भी है। लेकिन जो मरने के बाद जो काम हुआ, जो वो मीडिया एंकर ने या मीडिया का बंदा जो था, कैमरामैन था, जो भी था, उसने जो किया वो बहुत गलत किया। वो मैं समझता हूँ कि चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, यार आपका जब दुश्मन भी मर जाता है ना, ठीक है, जब आपने मर गया वो, फिर उसकी इज्जत दो उसकी लाश को, ताकि आप जो है ना वो अपने आप के अंदर एक बड़े आदमी बने। मरने के बाद किसी की लाश की बेहुरमती करना मैं समझता हूँ कि यार बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। आप जो देख रहे हैं आप भी फैसला करें। देखिए मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करता कि गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया जाए, गैर कानूनी तौर पे रहने वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर पथराव करें या किसी तरीके का ऐसा इकदाम करें, मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप भी इस चीज़ का मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि यार जब एक बंदा मर जाता है तो उसके ऊपर जो तशद्दुद होता है वो कैसा, उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं और आप क्या राय देते हैं। तो गाइज ये थी वीडियो, ये थी स्टोरी पूरी आसाम की, जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया ने 3-4 दिनों के अंदर कवरेज दी। ये थी वीडियो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।